हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंटिंग। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने आज तक पढ़ा अपने पास में एक पर्सन की सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, ठीक है जी, यानी कि जिसके अंदर हम फाइनल अकाउंटिंग पढ़ते थे, फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न हमने पढ़ा, ठीक है। हमने कंपनी पढ़ी और अब हम पढ़ेंगे सर पार्टनरशिप। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक इंसान अकेला बिजनेस करता था, एज अ कंपनी बिजनेस करता था, अब वो पार्टनरशिप में आ गया, यानी कि पार्टनर के साथ मिल करके काम कर रहा है। अच्छा, पार्टनरशिप होने के लिए क्या जरूरी है सर? दो या दो से ज्यादा व्यक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। दो या दो से ज्यादा लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अंदर हमारे पास में होती है एक चीज, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, ठीक है जी। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड होती है, उसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, सारे रूल रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं, किस हिसाब से क्या क्या काम किया जाएगा, कौन करेगा, कौन सा पार्टनर को क्या ड्यूटी दी जाएगी, ये सारी चीजें वहां पे पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती हैं। क्या उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग इकट्ठे हुए हैं किस काम के लिए? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। प्रॉफिट या लॉसेस अगर कोई होते हैं तो उसको किस रेशियो में शेयर किया जाएगा, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती हैं। लेकिन अगर हमारे पास में पार्टनरशिप डीड नहीं होती, अगर हमारे पास में पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो हमारे जनरल रूल्स क्या कहते हैं? मतलब पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से चलो, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस के अंदर हमारी क्या जो है, हमारे पास में रूल्स रेगुलेशन काम करेंगे, वो हमारे को चेक करना है। आप लोग इसको ध्यान से सुने। नंबर वन, आपको एज अ पार्टनर कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। किसी भी पार्टनर का कोई अधिकार नहीं है कोई भी सैलरी प्राप्त करने का, ठीक है सर। अच्छा, पार्टनर ने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, उसके ऊपर उसको मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके ऊपर मिलता है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं होगा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है सर। पार्टनर से उसकी ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं किया जाएगा, यानी कि ना पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेगी। ड्राइंग्स का मतलब समझते हो ना? ड्राइंग्स का मतलब होता है कि हमने अपनी कैपिटल को कम कर दिया। तो अगर आप अपनी कैपिटल की डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उस ड्राइंग्स के ऊपर पर्सनल यूज के लिए अगर आपने किया है इसको, तो उसके ऊपर आपसे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, ठीक है सर। ओके। अब कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कभी कभी क्या होता है, पार्टनर, ये पार्टनर ए था, ये पार्टनर बी था, ठीक है जी। ये पार्टनर ए था, ये पार्टनर बी था, ये 2-2 लाख रुपए लेकर के आए थे अपने घर से। अब ना थोड़े टाइम बाद बिजनेस एक्सपैंड हुआ, होता ही है जनरली, अच्छे तरीके से हम काम करेंगे तो बिजनेस एक्सपैंड होगा। और ए और बी को रियलाइज हुआ कि हमारे को सर 5 लाख रुपए की और जरूरत है। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम बैंक से लोन ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, ठीक है। अब बैंक से लोन लेने गए, बैंक ने अपना लोन का इंटरेस्ट रेट बता दिया उनको कि सर 12% इंटरेस्ट है, 12% इंटरेस्ट है, ठीक है जी। अब ऐसी सिचुएशन में ए और बी दोनों घबरा गए कि भाई 12% इंटरेस्ट के ऊपर लोन का कौन लेगा, ये तो बहुत ही महंगा है। तो फिर क्या हुआ, फिर बी को याद आया, बी कहता है यार बात सुनो मिस्टर ए, एक बात सुनो, एक बात सुनो, मेरे पास में कुछ 5 लाख रुपए घर पे पड़े हैं, मेरे पास में 5 लाख रुपए घर पे पड़े हैं। मैं क्या करता हूं, इसको अपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं,
कि मैं इसको कैपिटल का नाम नहीं देना चाहता, मैं इस 5 लाख को इंट्रोड्यूस कर दूंगा अपने बिजनेस के अंदर। बिजनेस किसका है? ए एंड बी का, ए एंड बी एसोसिएट्स। ठीक है जी, ए एंड बी एसोसिएट्स के अंदर 5 लाख रुपए मैं और इंट्रोड्यूस कर देता हूं, लेकिन एज अ कैपिटल नहीं, एज अ लोन। आप बाहर से, अगर हम दोनों बाहर से लोन लेते 5 लाख का, तो 12% इंटरेस्ट देना पड़ता। एक काम करना, इस लोन के ऊपर आप मुझे यानी कि बी को कितना परसेंट इंटरेस्ट दे देना, आप इंटरेस्ट थोड़ा सा ही दे देना। कितना परसेंट दे देना? 5% तक दे देना, 5% दे देना। यानी कि मैं आपसे, यानी कि मैं का मतलब क्या है? बी, मिस्टर बी। मिस्टर बी क्या कह रहा है? मिस्टर बी कह रहा है मैं अपने घर से 5 लाख रुपए ला करके डाल देता हूं, लेकिन हमारी जो एसोसिएशन है ना, पार्टनरशिप फॉर्म है, इसको मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस अमाउंट के ऊपर जो मैंने एज अ लोन तुम्हें दिया है। तुम्हें मतलब ए एंड बी एसोसिएशन को दिया है, किसने? बी ने। 5% इंटरेस्ट देना होगा। याद रखो इस चीज को। बाहर के 12% से तो अच्छा ही डिसीजन है ना 5% का। ए कहता है हाँ ठीक है मैं भी तैयार हूं, बी तुम देने के लिए तैयार हो, ए मैं ये लोन लेने के लिए तैयार हूं, और हम दोनों मिलकर के तुम्हारे को इंटरेस्ट दिया करेंगे इसके ऊपर। कितना परसेंट? 5% पर एनम। बात समझ में आई? अब इसके बारे में रूल क्या कहते हैं? इस इंटरेस्ट के बारे में रूल क्या कहते हैं? कहते हैं अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को, कैपिटल नहीं, लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को, तो ऐसे लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि अलाउड नहीं है? नहीं, अलाउड है। कितना परसेंट अलाउड है सर? 6% अलाउड है, मैक्सिमम 6% अलाउड है। बात समझ में आई? अच्छा जी, अगर अब अगली शर्त क्या है? अगली शर्त ये है कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारे जो प्रॉफिट या लॉसेज है वो शेयर किए जाएंगे इक्वली। बस बात खत्म, इक्वली शेयर किए जाएंगे, ये बोला गया। तो इन सारे रूल्स को अपने दिमाग में बिठा लो। नंबर 1, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी लेने का अधिकार नहीं है, किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने का अधिकार नहीं है, किसी भी पार्टनर का फर्ज नहीं है कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करे, और किसी भी ऐसे पार्टनर को 6% से ज्यादा इंटरेस्ट लेने का अधिकार नहीं है जिसने की लोन प्रोवाइड किया हो पार्टनरशिप फर्म को। 6% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता ऐसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन। और लास्ट, प्रॉफिट और लॉसेस जो शेयर किए जाएंगे वो इक्वली ही शेयर किए जाएंगे, बाद में कोई कुछ और नहीं कह सकता। तो ये चीज समझ में आई? मेरे को बताओ जल्दी से। अगर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारे ये रूल काम करेंगे, ये बोला मैंने, ये समझाया मैंने। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो इसके ऊपर, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। क्या लिखा है? ए और बी ने बिजनेस शुरू किया कब? 1 जनवरी 2019 को, जिसके अंदर की कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था, कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था। ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 40,000 रुपए और 10,000 रुपए एज अ कैपिटल। ठीक है। इन एडिशन, ए ऑल्सो एडवांस्ड ₹20,000 ऑन 1 जुलाई 2019। ए ने एडवांस दिया का मतलब क्या है कि ए ने अपने पास से लोन ला करके, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, उसने लोन प्रोवाइड किया। कब प्रोवाइड किया? 1 जुलाई 2019 को।
ये डेट कंसीडर करना, ये डेट ध्यान रखना। अच्छा, अब आगे की कहानी कहते हैं ए मेट विद एन एक्सीडेंट, ए का एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, कब? 1 अप्रैल 2019 में, यानी कि साल की शुरुआत में ही। और वो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस जो है वो अटेंड नहीं कर पाया, कब तक? 30 जून 2019 तक, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने वो बेचारा छुट्टी पे रहा। अच्छा जी, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2019 कितने थे? इस साल के प्रॉफिट थे 50,600। अब ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। यहां पे ना झगड़ा हो गया, किसका? ए और बी का डिस्प्यूट हो गया। क्या डिस्प्यूट हो गया? ए क्लेम कर रहा है, ए ने क्या बोला पहले उसकी सुनते हैं। ए कहता है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन। ये कहता है कि मेरे को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और इंटरेस्ट ऑन लोन 10% मिलना चाहिए। क्या ए की ये डिमांड सही है? नहीं सर, कैपिटल पे तो इंटरेस्ट 0% मिलेगा, यानी कि मिलेगा ही नहीं, और लोन के ऊपर इंटरेस्ट सिर्फ 6% तक मिलेगा मैक्सिमम, और वो भी कितने महीने के लिए? फॉर 9, कितने, कब दिया था? 1 जुलाई को दिया था ना, तो फॉर इसका ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर हो रहा है, तो यहाँ पे 6 महीने के लिए, फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए 6%। ठीक है जी, इतना मिलेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे उसने, ए ने कुछ और भी क्लेम किया हुआ है। कहता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, यानी कि बाद में ए झगड़ा कर रहा था बी से कि भाई प्रॉफिट जो है ना वो कैपिटल के हिसाब से, कैपिटल की प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। क्या ए का ऐसा कहना सही था? नहीं, गलत था। किसमें शेयर होगा? सर इक्वली होगा, इक्वली होगा। ठीक है ना, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं थी। चलो, ए का तो हमने बात सुन लिया, उसके ऊपर डिसीजन भी दे दिए। बी के क्लेम क्या है? बी कहता है द नेट प्रॉफिट शुड बी इक्वली। हाँ, बी का ये क्लेम बिल्कुल सही है, सही, क्योंकि हमारे पास में पार्टनरशिप डीड नहीं थी। ही शुड बी अलाउड रेम्युनरेशन 1000 पर मंथ, बी कहता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एज इलनेस। बी कहता है ए भाई साहब, आप छुट्टियों पे थे ना, अप्रैल से लेकर के जून तक आप छुट्टियों पे थे ना, तो उस टाइम पे मैंने एक्स्ट्रा काम किया, मैंने ही दुकानदारी संभाली है, और इसके लिए मुझे 1000 रुपए पर मंथ मिलना चाहिए। देखो, अगर हम दिल से सोचें, दिल से सोचें तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन भैया दिल से नहीं सोचना, हमें दिमाग से सोचना, और जो रूल्स अभी पढ़े हैं वही रूल फॉलो करने हैं। तो हम क्या कहते हैं? नहीं, बी की ये डिमांड बिल्कुल गलत है, नहीं मिलेगा 1000 रुपए महीना एक्स्ट्रा। अच्छा, बी की और क्या डिमांड है? तीसरी डिमांड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन 6% पर एनम। तो बी कह तो ठीक रहा है, लेकिन आधा ठीक कह रहा है, यानी कि कैपिटल के ऊपर तो नहीं मिलेगा, हाँ लोन के ऊपर जो है वो 6% पर एनम मिलेगा, वो 6% पर एनम मिलेगा, वो ठीक है, वो ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कहता है? आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, कहता है इन दोनों का झगड़ा निपटाओ। हमने निपटा दिया, हमने सारे डिसीजन दे दिए। किसी के दिमाग में कोई डिसीजन ना आया हो तो वो यहाँ पे पढ़ सकता है। बोलो जी, समझ में आई बात? देखो यहाँ पे आंसर में यही सब लिखा हुआ है कि हमारे पास में इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा कैपिटल पे, लोन के ऊपर सिर्फ 6% होगा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और कोई और रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। तो इस हिसाब से कैसे बंटवारा होगा? इंटरेस्ट ए और बी को नहीं मिलेगा, सिर्फ 6%, 6% इंटरेस्ट बी अलाउड टू बोथ ए एंड बी ऑन लोन इफ एनी। ठीक है जी, ऑन लोन नहीं लिखा था यहाँ पे, मैंने लिख दिया। अब लोन जिसने दिया था वो इंटरेस्ट ले जाएगा। ठीक है, 6%। प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कोई रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन क्या बता रहा था कि सर 50,600 का हमारा नेट प्रॉफिट था, 50,600 का हमारा नेट प्रॉफिट था। ठीक है सर, अब
नेट प्रॉफिट लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पहले ये जो ए भाई साहब हैं इनका 6% इंटरेस्ट तो दे दो। हाँ सर दे दिया, 20,000 रुपए का 6%, और वो भी 6 महीने के लिए। मैंने बोला था ना कितना आता है, 600। तो अब ये कम हो गए हमारे पैसे, ये तो चला गया बी के पास में, ए के पास में, ए का लोन था ना, हाँ तो ए के पास में चला गया, और नेट प्रॉफिट कितने घट करके हो गए हमारे पास, 50,000 हो गए, और वो 25,000 रुपए ए और बी में बट जाएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोगों ने इसको किया। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। इस एग्जाम्पल को पढ़ो जरा, बढ़िया है ये। क्या बोला गया, ए बी और सी जो थे वो पार्टनर थे एक फॉर्म में, ए बी और सी पार्टनर थे एक फॉर्म में, जो कि प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करते थे, कितना 2:3:5। ठीक है, इसका मतलब इनके पास में डीड होगी, ये कंफर्म है। हाँ सर कंफर्म है, क्योंकि अगर डीड नहीं होती तो सबको सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते, है ना। अच्छा आगे चलते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल वॉज 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 2019। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 12% इंस्टेड ऑफ 10%। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया है। क्वेश्चन के अंदर पहली बात बोली गई है कि सर उनके प्रॉफिट कितने थे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 2:3:5। 2:3:5 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, और उनकी कैपिटल फिक्स्ड थी। कितना परसेंट, कितना फिक्स थी, फिक्स्ड का कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। उनकी कैपिटल थी, अभी आप मान लो उनकी कैपिटल थी, उनकी कैपिटल कितनी थी, 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख। ठीक है जी, अब इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना था कितना, 10%। दे दिया कितना, 12%, 2% एक्स्ट्रा दे दिया ना, 2% एक्स्ट्रा दे दिया ना। तो अब क्या Yes, किया sir. जाए, अब क्या किया जाए, दो तरीके हैं। या तो जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 2% एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना, दिख रहा है ना, 12% दे दिया 10% की बजाय। दो तरीके हैं, या तो आप 2% सबसे वापस ले लो, 2% सबसे वापस ले लो, ठीक है जी। और या फिर आप एक काम करो, 12% सबसे वापस ले लो और फिर 10% उनको दे दो। बोलो क्या करना चाहो। सर 2% ज्यादा ले लो। बढ़िया तो यही है कि 2% सबसे निकलवा लो। चलो अगर 1 मिनट के लिए मैं ये कहता हूं कि 2% सबसे एक्स्ट्रा जो दिया हुआ है वो ले लो, सबने मिल करके। अब देखो तीन पार्टनर थे, ए बी सी, तीनों बैठे हुए मेरे सामने, तुम सारे एक एक आपस में चुन लो। ठीक है, सब आपस में चुन लिया कि सर ए ये है, बी ए सी है। तीनों से हमने 2-2% वापस ले लिया, मैंने ले लिया। मैं कौन हूं, पार्टनरशिप फॉर्म। सर पार्टनरशिप फॉर्म क्या पार्टनर से अलग होती है, नहीं। तो मैं एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह से फॉर्म के नाम से गले में तख्ती लगा करके बैठा हुआ हूं। मैंने क्या कहा कि ए भी मुझ में है, बी भी मुझ में है, सी भी मुझ में है। अब ए बी सी से अगर कोई अमाउंट काट करके अपने पास मैंने रखा है, तो सोचने वाली बात है ये किसको मिलेगा वापस, ए बी सी को ही मिलेगा। लेकिन किस रेशियो में मिलेगा सर, 2:3:5 की रेशियो में मिलेगा, क्योंकि अब ये प्रॉफिट का पार्ट बन गया होगा। अब ये प्रॉफिट का पार्ट बन गया होगा। ठीक है जी। तो देखो, अच्छा एक तो रास्ता ये था, और दूसरा रास्ता क्या है, आओ जी देखते हैं। हमने क्या किया, हमने सबको 10% दे दिया, और हमने क्या सोचा कि 10% दे दो और 12% इनसे वापस ले लो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब हम पार्टनर को पैसे देते हैं, जब हम पार्टनर को पैसे देते हैं, उनको हम पैसे पे कर रहे हैं, तो उस समय पे हमारी लायबिलिटी जो है वो कम हुई होगी। सामने वाले को हमने पैसे दे दिए, ठीक है, पार्टनर को दे दिए। ये बात समझ में आती है, ये बात जर्नल एंट्रीज में ज्यादा अच्छे से समझ में आती है।
अच्छा अभी के लिए यहां पे देखो हमने क्या किया, इंटरेस्ट दिया कितना जाना था, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, शुड का मतलब दिया जाना चाहिए था, कितना परसेंट, 10%। और 10% इंटरेस्ट कितना होता, सर देखो ए की कैपिटल है 15 लाख, 15 लाख के ऊपर 10% कितना होता, 1.5 लाख। बी की कैपिटल है 30 लाख, 30 लाख के ऊपर 10% कितना होता, सर 3 लाख एक साल का। और 60 लाख की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना होता, सर 6 लाख रुपए। ठीक है जी, इतना होता, इतना होता, होना चाहिए था। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से फर्म कितना खर्चा कर देती, सर 10,50,000 रुपए का। अब लेकिन हुआ क्या, हमने 10% की जगह ना 12% दे दिया। 15 लाख पे 12% होता है 1,80,000, 30 लाख पे 12% होता है 3,60,000, और 60 लाख पे 12% होता है 7,20,000। इतना हमने दे दिया, यानी कि खर्चा करना चाहिए था 10,50,000 और पार्टनरशिप फॉर्म ने खर्चा कितना कर दिया, 12,60,000। किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। अपने पार्टनर्स को एक्स्ट्रा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कितने एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सर देखो देने चाहिए थे 1.5 लाख, दे दिए 1,80, तो इसको इससे वापस ले लेंगे कितने, 30,000 रुपए। या फिर ये कह सकते हैं कि एक्सेस अमाउंट कितना है, सर 30,000 रुपए। ठीक है, इसको देने चाहिए थे 3 लाख, इसको दे दिए 3,60,000, यानी कि 60,000 रुपए इसको एक्स्ट्रा दे दिए। सी को देने चाहिए थे 6 लाख, उसको 7,20,000 दे दिए, 1,20,000 इसको एक्स्ट्रा दे दिए, यानी कि टोटल एक्स्ट्रा खर्चा कितना कर दिया पार्टनरशिप फॉर्म ने, अपने इंटरेस्ट को देने के लिए सर 2,10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। चलो जी ठीक है, अगर ये 2,10,000 रुपए एक्स्ट्रा हमने दे दिए हैं तो हम इसको क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। अभी मैंने बोला था ना कि एक्स्ट्रा वाला अमाउंट वापस ले लो। अब यहाँ पे क्या करके लिखा हुआ है, यहाँ पे बड़े मेथड से लिखा हुआ है 10 और 12% करके, और मैंने क्या कहा था, मैंने सीधा 2% निकाल लिया था। तो अगर मैं इसको भी बोलूं कि ये 2% अमाउंट ही है, ये क्या है, 2% ही तो है। Yes, sir. नहीं तो निकाल के देख लो, 15 लाख का 2% कितना होता है, 30,000 होता है। 30,000 30 लाख का हाँ 2% कितना होता है, 60,000 होता है। 60 लाख 60,000 का 2% कितना होता है, 1,20,000 होता है। निकाल के देख लो 1,20,000 चाहे। तो हमने क्या किया, हमने जी 2% एक्स्ट्रा का अमाउंट निकाल लिया कि इतना इतना सबके पास फालतू गया हुआ है। अब क्या करें, अब अगर पार्टनरशिप फर्म ने इसको कलेक्ट कर भी लिया जो एक्स्ट्रा गया था, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं ना, आप सारे 3 बंदे क्या हो, आप 3 बंदे मान लो आपस में, कोई भी 3 बंदे ABC हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने ले लिया, चलो ले लिया, मेरी जेब में आ गया। अब क्या क्या करना है अब इसका, अब ये पार्टनरशिप फर्म के पास में रहेगा, नहीं सर। पार्टनरशिप फर्म क्या कहती है, सर मेरा क्या है, सब कुछ आपका ही तो है, लेकिन इसको अलग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जो 2,10,000 रुपए थे ना, इसको पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को दे दिया, इसको पार्टनर्शिप फर्म ने पार्टनर्स को दे दिया, लेकिन किस रेशो के अंदर, सर जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग 2:3:5 रेशो थी 2:3:5। पहले इकट्ठा किया और बाद में दे दिया, लेकिन दिया किस रेशो में, 2:3:5 की रेशो में दे दिया। कितना दे दूं, सर 2,10,000 रुपए को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना, तो जी Yes ए sir के पास कितना आ गया, 42,000, बी के पास 63,000 और सी के पास में 1,05,000। ठीक है जी, ये आ गया। अब हम क्या कहते हैं कि सर लेना है कितना, 30,000 जो एक्स्ट्रा था, वो पार्टनरशिप फॉर्म, मैं पार्टनरशिप फॉर्म हूं ना, आप कौन हो, पार्टनर हो, तो मैंने पार्टनरशिप फॉर्म ने आपसे लेना है, कितना लेना है, सर 30,000। और देना कितना है, अगर देना पड़ा तो पार्टनरशिप फर्म ने देना कितना है, ए को, सर 42,000 देना है।
तो अगर मैं दोनों कॉमन निकाल दूं, दोनों में से कॉमन निकाल दूं, कॉमन कितना है 30,000 कॉमन है ना, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फर्म ने ए को 12,000 रुपए देने हैं, फर्म ने ए को 12,000 रुपए देने हैं। ठीक इसी तरीके से फर्म ने बी से लेना है 60,000 और बी को देना है कितना 63,000, ठीक है ना। तो दोनों को आपस में एडजस्ट करके मैं क्या बोल सकता हूं कि 3,000 रुपए फर्म ने बी को देने हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे, फर्म ने इज इक्वल टू ए में लिख दिया देने हैं, बी को देने हैं, सी को, हाँ जी जरा सी को देखना, सी के तो फुल मजे थे। फर्म ने सी से लेने थे 1,20,000 और फर्म ने सी को देने थे कितने 1,05,000, यानी कि इसी के पास में सबसे ज्यादा पैसा है, कितना 15,000। तो मैं क्या कह सकता हूं कि फर्म ने 1,20 लेना है और 1,05 देना है, 1,05,000 देना है। तो कौन सा अमाउंट बड़ा हुआ, कॉमन कहां पे है 1,05,000 कॉमन है, इसका मतलब 15,000 रुपए फर्म ने सी से लेने हैं। ये बात समझ में आई, पहले बताओ मेरे को ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है जी। Yes, तो sir. तो हम क्या कहते हैं, फर्म ने, सर मुझे नहीं आई, कहां से समझ नहीं आया बेटा? ये पहले तो लेने देने थे और अब लेने हैं, मतलब समझ नहीं आया। ये देखो ना 2% एक्स्ट्रा चला गया था ना ए के पास में, यहाँ देखो Yes. 2% एक्स्ट्रा चला गया था, तो फर्म ने ए से 30,000 रुपए लेने थे, मानते हो? यस सर। और अगर ये 30,000 रुपए 60,000 और 1,20 यानी कि 2,10 इकट्ठे करके 2,10, यहां से अगला स्टेप शुरू हो जाता है, ये 2,10 का बंटवारा शुरू हो गया, किस रेशो में 2:3:5 की रेशो, ठीक है जी। अब 2:3:5 की रेशो में 2,10,000 रुपए को अगर हम बांट दें तो 42,000 आ जाता है, 63,000 आ जाता है और 1,05,000 आ जाता है। तो हम ये क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि फर्म ने ए से लेने थे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो फर्म कलेक्ट करेगी ना, और Yes, फिर कलेक्ट करने के बाद जब वो बंटवारा करेगी, सारे अमाउंट कलेक्ट करने के बाद जब वो बंटवारा करेगी, तो भाई साहब ए के हिस्से में कितने जाएंगे 42,000 जाएंगे। अब सोचो तुम ए हो, तुम ए हो, मैं फर्म हूं, मैं कौन हूं, मैं फर्म हूं, तुम ए हो, मैंने तुमसे 30,000 रुपए लेने हैं और तुम्हें देने कितने हैं 42,000, 42,000 देने हैं, ठीक है। तो बताओ 12,000 रुपए मैंने तुम्हें देने हैं ना, 30 से 30 कॉमन काट दो ना, yes तो sir. 12,000 रुपए मैंने तुम्हें देने हैं। अब मानो तुम बी हो, मैंने तुमसे लेने कितने हैं 60,000 और तुम्हें देने कितने हैं 63,000, 63,000। अब इन दोनों में कॉमन कितना है 60 है, यानी कि 3,000 मैंने तुम्हें देना है। अब मान लो तुम सी हो, मैंने तुमसे लेना है 1,20,000 और तुम्हें देना है 1,05,000। तो अब दोनों में कॉमन क्या है 1,05,000, यानी कि मैंने तुमसे लेने हैं, अगर तुम सी हो तो मैंने तुमसे पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं 15,000। 15,000 समझ में आ गया? यस सर। अब जी सुनो ध्यान से, अब हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, अब जो बच्ची कह रही थी ना कि सर मेरे को समझ नहीं आया, वो इस एग्जांपल से समझेगी। ध्यान देना, एक बात बताओ, तुम लोगों के पास, मतलब मान लो मैंने है ना एक बुक भेजनी थी, मैंने एक बुक भेजनी थी सबीना को, बुक भेजनी थी सबीना को और मैंने भेज दी रिया को, ठीक है, गलती से भेज दी, बुक भेज दी। अब मैं फोन करता हूं, मैंने कहा रिया एक काम कर, मेरे को बुक वापस कर दे क्योंकि मुझे ये सबीना को देनी है। रिया कहती है सर इतना लंबा प्रोसेस क्यों कर रहे हो, मुझे बोलो ना, मैं सबीना को दे देती हूँ। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है, देखो कोरियर के डबल खर्चे होंगे ना, वहां से बुक मेरे पास आएगी तब उसके चार्जेस लगेंगे, यहाँ से बुक तेरे पास आएगी सबीना के पास तब वो चार्जेस होंगे,
तो रिया कहती है कि जी डबल डबल खर्चे क्यों करवा रहे हो, मैं आपका खर्चा बचा लेती हूँ, डायरेक्ट वहीं से वहीं ट्रांसफर कर देती हूँ, है ना। इसी तरीके से हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भैया जिसने देने हैं ना, जिससे फॉर्म ने लेने हैं, वो किसको दे दे, दूसरे पार्टनर्स को दे दे। मेरी ये बात समझ में आई? पहले हाँ या ना बोलो। यस सर। फॉर्म ने जिससे लेने हैं ना, वो पार्टनर खुद ही जिन पार्टनर को फॉर्म ने देना है ना उनको दे दे, यानी कि ये इसको भी देगा, ये इसको भी देगा। ठीक है, कितने कितने देगा, ये देगा, सी देगा बी को 3,000 और सी देगा ए को 12,000, टोटल 15 हो गए ना, यानी कि यस सर। 15 की इसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। अच्छा जी, ठीक है सर। अब दुनिया जानती है इस चीज को, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के है ना सिर्फ वो नहीं जानते होंगे, और उनको मैं अभी बता देता हूं, कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्टनर होता है ना, फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, चलो पूरा ही लिखता हूं, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी। पार्टनर की कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है। और हम सब जानते हैं कि सर जो लाइबिलिटी बढ़ती है वो क्रेडिट होती है, और जो लाइबिलिटी घटती है वो डेबिट होती है ना। यस सर। अब एक बात बताओ, अगर सी भाई साहब कुछ अमाउंट देंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, बोलो। घटेगी। घटेगी सर, दुनिया कम हो जानती है, आप जाएगी। इतना लल्लू समझते हो क्या। तो मैं मैं सी के अकाउंट को क्या कर दूं सर, सी के डेबिट। अकाउंट में क्या डेबिट। कर देता हूं सर, डेबिट कर देता हूं। ओ यहाँ पे मैंने डेबिट ही लिख दिया। डेबिट किसके अकाउंट को कर दूं मैं, सी सी के के अकाउंट, अकाउंट को। और क्रेडिट किसको कर दूं मैं, ए ए और बी के। अकाउंट को और बी के अकाउंट को। तो देखो यहाँ जर्नल एंट्री क्या लिखी हुई है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज टू बीज कैपिटल अकाउंट। 15,000 से सी की कैपिटल घट गई और ए और बी की कैपिटल बढ़ गई, उनको पैसा मिला ना, तो उनकी कैपिटल बढ़ गई, तो 12,000 और 13,000। समझ में आई मेरी बात? यस सर। ये पूरे का पूरा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है आपके पास में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो, लेकिन समझना जरूरी है। और ये जो बच्चे पता नहीं क्या कलाकारी अपनी अपनी करते रहते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ठीक, अच्छा एक सेकेंड ठहरना दो। हाँ जी, एक चीज क्या होती है, उसको हम कहते हैं चार्ज, और एक होती है एप्रोप्रिएशन। एक होता है चार्ज और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन। क्या होता है, एक शॉर्ट में समझाता हूं कि मान लो तुम्हारे घर पे मेहमान आए हैं और तुमने ना बढ़िया बढ़िया खाना बनाया है,
जो भी अच्छा तुम सोच सकते हो, वेज या नॉन वेज या जो भी कुछ तुम सोच सकते हो। पहले किसको सर्व करोगे, मेहमानों को या खुद खा लोगे? सर मेहमानों को। मेहमानों के ऊपर इंप्रेशन बनाने के लिए हमने किया है, तो उन्हीं को पहले सर्व किया जाएगा। अब मेरे पास है ना दो चीजें हैं, मेरे पास दो चीजें हैं। क्या? एक तो मेरे पास में है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मेरे पास दो ऑब्लिगेशन है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हारी आत्मा जो चीज बोले ना वो तुम मुझे बोलना और मैं वही लिखूंगा यहाँ पे। आई प्रॉमिस, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई रूल नहीं पढ़ा रहा हूं। एक है मेरे पास में इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मेरे दिमाग में एक खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। मैंने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में बोला कि पार्टनरशिप फॉर्म का बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का। पार्टनरशिप फॉर्म ने मुझे बोला, मैं पार्टनर हूं और पार्टनरशिप फॉर्म है मेरी, ए बी सी डी बहुत सारे लोग हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक तो था, और एक मेरे प्रॉफिट्स में शेयरिंग। प्रॉफिट्स शेयरिंग। बताओ पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करना चाहिए? पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करना चाहिए? पहले इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए? बिल को। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल। को। इलेक्ट्रिसिटी बिल। और लोग भी बोलो। लायबिलिटी वन। इलेक्ट्रिसिटी बिल। कोई ऐसा सोचता है, अच्छा चलो छोड़ो, कोई ऐसा सोचता है कि सर ये प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में पहले सोचना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म को? कोई ऐसा सोचता है क्या? कोई भी नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि सर प्रॉफिट की शेयरिंग जो है वो तो होनी है अमंग्स पार्टनर, अमंग्स पार्टनर। और इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है हमने बाहर वालों को। अच्छा एक मिनट के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अगर पार्टनर को प्रॉफिट की शेयरिंग ना मिले तो वो गुस्सा हो जाएगा, भाग थोड़ी जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिसिटी के बिल ना मिले तो उसने लाइट काट देनी है, फिर काम नहीं चलेगा, प्रोडक्शन कहां से होगी? तो बस यही समझाना चाहता था मैं कि हमारे पास में होती हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि जरूरी हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि जरूरी है। हमने फाइनल अकाउंट के अंदर सीखा था, एक होता है हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ये हमने सीखा था। इसके अंदर डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। क्रेडिट साइड पे होती है हमारी इनकम्स, जैसे हमारा यहाँ पे है ग्रॉस प्रॉफिट, मान लो 5 लाख। यहाँ पे मैंने कुछ डिस्काउंट रिसीव किए, मान लो 1 लाख। तो मेरी नेट इनकम जो है वो कितनी है? 6 लाख रुपए। अब मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स 6,000 रुपए के लिए, ऑफिस रेंट 50,000 रुपए, ठीक है जी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 20,000 रुपए, ऐसे लिख रहा हूं। तब जाकर के मेरे पास में आते हैं नेट प्रॉफिट्स। कितने आ गए? ये 6 लाख में से माइनस करना, ये कितना होगा? 70 और 76, तो 24 वहां से बच गए, 24 और 5,24,000, 5,24,000 रुपए हमारे पास में हमारे नेट प्रॉफिट आ गए। अब हम बुलाते हैं किसको? ए बी और सी को। हमने कहा भैया ये नेट प्रॉफिट आ गए, ठीक है। वो कहते जी ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गए 5,24,000 रुपए। अब हम कहते हैं हाँ भाई इसका बंटवारा करो। इसका क्या करो? बंटवारा करो। ये नेट प्रॉफिट थे, ये नेट प्रॉफिट थे, इसका हम क्या करेंगे? बंटवारा। इसका हम करेंगे क्या? बंटवारा। तो इसके लिए हम एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब जी बंटवारा करना, एप्रोप्रिएटली सबको जो देना है वो दे। ठीक है जी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाने लगे। हमने कहा हमने इसका बंटवारा करेंगे। सबसे पहले एक बात आई, सबसे पहले एक बात आई, हमने क्या बोला?
हमने कहा देखो ये नेट प्रॉफिट तो है 5,24,000 रुपए के, और इसको हम अपने घर लेकर के जा सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ अमाउंट ऐसा हो जो कि हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखें। हो सकता है कल को हमारे ऊपर कुछ लाइबिलिटीज आ जाएं, कोई ऐसा काम हो जाए जो कि नहीं होना चाहिए, तो बुरे दिनों के लिए हम कुछ पैसा बचा लेते हैं। सारा का सारा घर नहीं लेके जाते, सारा का सारा अपनी अपनी बीवियों को नहीं दे देते, ठीक है जी। तो सारा का सारा पैसा हम नहीं लेके जा रहे, तो इस 5,24,000 रुपए में से ना हमने कम कर दिया, कितना, 24,000 रुपए। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 5,24,000 रुपए क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं कम कर दूंगा तो क्या मैं इसको डेबिट साइड पे लिख सकता हूं? हाँ सर, डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के अपोजिट ही तो होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं टू जनरल रिजर्व, मैंने फ्यूचर के लिए 24,000 रुपए जनरल रिजर्व के नाम से छोड़ दिए। अच्छा जी, ठीक है, ओके। अब हमने कहा ए बी और सी के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमारे को कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको जा रहा है? सर पार्टनर्स को जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को तो नहीं जा रहा, ऑफिस रेंट को तो नहीं जा रहा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को तो नहीं जा रहा। नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, इतना लल्लू समझते हो क्या? नहीं, मैं समझता नहीं, ऐसे ही बस पूछ रहा था। तो हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको जा रहा है? सर ए को जा रहा है, बी को जा रहा है, सी को जा रहा है। अब फिर से ये अमाउंट कम हो जाएंगे, कम होंगे तो कहां लिख दूं? डेबिट साइड पे लिख दूं। तो 5,24,000 में से 24 पहले कम हो गया था, फिर 5 लाख कम होने की बारी आई, 5 लाख रह गया था ना, उसको और कम कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। लेट्स से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ए को दे दिया 20,000 रुपए, बी को दे दिया 20,000 रुपए और सी को दे दिया 20,000। इतना इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। अब ये बच गया, फिर और बच गया 60,000 रुपए और डिस्ट्रीब्यूट हो गए 4,40,000 रुपए बच गया। अब क्या करें? अब हमने बोला भैया एक काम करते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। अब जो बचा हुआ उसको कहां ले जाएं? उसको ले जाते हैं, कितना बचा था? 4,40,000 बचा था। अब 4,40,000 के अंदर मान लो सबकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो थी वो 1:1:1 थी, तो कितना अमाउंट आ गया? चलो मान लो 4,40,000 रुपए के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ इस तरीके से थी, 2 लाख, 2 लाख और 40,000 मान लो, तो 4,40,000 बट गया। आप लोगों ने एक चीज देखी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है वो किससे रिलेटेड है या फिर किसकी मर्जी के साथ में है? बोलो, जवाब दो। पार्टनर। वो पार्टनर्स की मर्जी के हिसाब से चल रही है सारी की सारी ट्रांजैक्शन, पार्टनर्स की मर्जी है ना, इसके हिसाब से चल रही है। और यहां पे जो ट्रांजैक्शन चल रही थी एक्सपेंडिचर्स की, वो किसके हिसाब से चल रही थी? सर जरूरत के हिसाब से। हेलो सर। हाँ जी, तो सर चार्ज का मतलब तो ये हुआ सर, लॉस के केस में भी हमको तो पे करना पड़ेगा। मैं और लॉस के केस पे आऊंगा महेश जी, मैं आऊंगा, और मैं लॉस के अलावा रेंट टू पार्टनर भी समझाऊंगा, और मैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर भी समझाऊंगा, सारे पॉइंट समझाऊंगा। मेरे को सिर्फ आप ये बता दो, अभी जो मैंने बात बताई इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक सर, क्लियर है, आ गई। हाँ ये क्लियर है ना? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा सर, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, ठीक है जी। पहले कहते हैं ना, पहले लड्डू दिखाओ, बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा लड्डू है मैं तो खा सकता हूं। फिर उस लड्डू के अंदर धीरे से मिर्ची मिला दो,
अब मिर्ची का कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं मीठा खा सकता था, अब मैं तीखा भी खा सकता हूं। तो तरीका है सिखाने का। अच्छा देखिएगा, तो ये ना भाई साहब घर पे अपने क्या नाम है ले गए, अब ये अपने घर पे ले गए 4,40,000 रुपए, तो ये इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। तो हमने ये सीखा कि सर जो एप्रोप्रिएशन है ना वो पार्टनर की मर्जी से चलता है, और जरूरी नहीं है वो पार्टनर्स के अमंग्स ही हो, लेकिन मर्जी किसकी है? पार्टनर की है। जनरल रिजर्व में पैसा डालना था, एक पार्टनर कह रहा है डाल दो, दो पार्टनर कह रहे हैं नहीं डालना, तो डाल देंगे क्या? नहीं डाल सकते सर, नहीं डाल सकते। ठीक है जी, आम सलाह होनी जरूरी है, या तो फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। जबकि जो बिल है ना या फिर जो एक्सपेंसेस है ये जरूरत के हिसाब से है, पहले जरूरत के हिसाब से, यानी कि पहले इनको परोसा जाएगा। तो बेटा एक बात समझ लेना कि चार्जेस जो हैं वो कहां आते हैं? पी एंड एल अकाउंट के अंदर, और अप्रोप्रिएशंस कहां आती हैं? पी एंड एल अप्रोप्रिएशंस के अंदर। अच्छा सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो फाइनल अकाउंट तो हमने किया है, हमारे को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों पता है, तो सारे के सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं और ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट के अंदर आते हैं, ये हमें पहले से मालूम है। अब आप ये सिखाना चाहते हो कि पार्टनर से रिलेटेड पार्टनरशिप फर्म में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कहां आती हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर आती हैं। पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कहां आएंगी? वो पार्टनर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगी। ठीक है जी, लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन क्या है? ध्यान से सुनना मेरी बात। एक चीज ये, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, और नंबर 2 रेंट पेड टू पार्टनर। ठीक है जी, मैंने दो चीजें यहां पे लिखी, इसको पहले समझते हैं कि ये मैंने लिखा क्या है। क्या लिख दिया सर ये आपने? एक्सेप्शंस हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसको समझते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये दोनों चार्जेस हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि पार्टनर का नाम लिखा हुआ है। सिचुएशन समझते हैं। पहली वाली सिचुएशन तो हमने समझ ली थी कि भाई साहब ए थे और बी थे, ये 2 लाख घर से लेके आए, ये भी 2 लाख रुपए घर से लेकर के आए, बाद में ये बैंक लोन लेने गए सर 5 लाख रुपए का, एट द रेट 12% इनको मिल रहा था। ये डर गए बेचारे के 12% इंटरेस्ट कौन देगा। बी जो है वो अपने घर से, बीज होम, अपनी बीवी से मांग करके वो 5 लाख रुपए और ले आता है, लेकिन कैपिटल नहीं, लोन के नाम पे, लोन के नाम पे। और अब पार्टनरशिप फर्म जो है ना वो इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है। किसको? आप बीज होम ही मान लो। कितना परसेंट मैक्सिमम दे सकते हैं? 6% दे सकते हैं, 6% पर एनम दे सकते हैं। इस खर्चे की बात कर रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी अभी मैंने क्या बोला? अभी अभी मैंने ये बोला कि सर पार्टनर से जुड़ी हुई जो ट्रांजैक्शंस है ना वो कहां आती हैं? पार्टनर से जुड़ी हुई सारी की सारी ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। लेकिन अब मैंने लिख दिया यहां पे एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन है। अच्छा एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म को 5 लाख रुपए के बैंक 5 लाख रुपए के लोन की सख्त जरूरत थी ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर, इनका काम नहीं चल रहा था तभी तो। अगर ये लोन पार्टनर प्रोवाइड नहीं करता तो ये लोन कहां से लिया जाता? सर बैंक से लिया जाता, और बैंक से लोन लेने पे 12% इंटरेस्ट देना पड़ता पार्टनरशिप फर्म को, बैंक को, है ना। पार्टनरशिप फर्म बैंक को 12% लोन देती। यहां तो बी जो है वो श्री कृष्ण बन करके कूद पड़े हैं बचाने के लिए। क्या बोलते हैं? कहते हैं मुझे सिर्फ 6% ही दे देना। क्या ऐसा खर्चा बी से रिलेटेड है? नहीं सर, ये जरूरत है,
ये जो 5 लाख रुपए थे ना, ये 5 लाख रुपए फर्म की जरूरत थे, और इसके ऊपर किया गया ये खर्चा भी फर्म की जरूरत है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ? घर के बंदों के लिए, पार्टनर्स के लिए नहीं। ये पार्टनर को मिल जरूर रहा है, लेकिन ये प्राइम जरूरत है पार्टनरशिप फर्म की कि ऐसा खर्चा किया जाए, ऐसा खर्चा किया जाए, ये प्राइम जरूरत है। तो इसको मैं कहां लिखूंगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, याद रखना, क्योंकि ये क्या है? एक चार्ज है, एक चार्ज है, जरूरत के हिसाब से है। ये बात समझ में आई? अगर इस पॉइंट पे किसी को कोई बहस करनी है तो खुले शब्दों में मैं उसका स्वागत करता हूं, करो मुझसे बहस, मैं तुम्हारी हर बात को गलत प्रूव कर दूंगा कि हाँ सर कैसे जो है वो जरूरत है, मैं प्रूव कर दूंगा फिर से। एक भी बच्चा कोई ऐसा है जो ये कहता हो कि नहीं सर ये प्राइम जरूरत नहीं है तो बेकार का खर्चा था? नहीं बोलो। सर, ठीक है, क्लियर सर। ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट उठा लेते हैं, रेंट पेड टू पार्टनर। इस केस में क्या हुआ? अब ए और बी, फर्स्ट केस तो निपट गया, ए और बी भाई साहब बैठे हुए थे अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है जी, और पार्टनरशिप फॉर्म के जिस जिस क्या नाम है हिस्से में इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म को उन्होंने एक बिल्डिंग के अंदर बनाया हुआ था, ऑफिस बनाया हुआ था इन लोगों ने, और इनका था एक लैंडलॉर्ड, ये था इनका लैंडलॉर्ड। ये आया और सींग मारने लगा इनको दोनों को। कैसे सींग मारने लगा? कहता है मेरा मकान खाली करो। ये दोनों बेचारे इसको हर महीने 10,000 रुपए 10,000 रुपए पर मंथ जो है वो किराया दे रहे थे। इन्होंने बोला कि भाई सर आपको किराया बढ़ाना है क्या, जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? हम तो आपको 10,000 पर मंथ दे रहे हैं, अगर आप चाहते हो तो 15,000 ले लो। वो कहता नहीं जी, मुझे तो अपना मकान खाली चाहिए, मेरा मकान खाली। तो ए हाथ जोड़ने लगा, बी कहता है यार छोड़ना इसको, इसके हाथ क्या जोड़ने हैं, तेरे को पता नहीं है, हम भी खानदानी बंदे हैं, हम इसकी धौंस थोड़ी सहेंगे। तो भाई साहब ये है ना, इसको भगा दिए। कह रहे ये ले पकड़ अपने मकान की चाबी, हमारे ऑफिस का फर्नीचर हमें दे, और ये पकड़ अपने प्रीमिसेस की चाबी और भाग यहां से, और हम जा रहे हैं अपने रास्ते, चलो जी। अब ए ना बी को रास्ते में कहता है यार तूने इतनी बड़ी बात कह तो दी उसको, अब क्या होगा? कहता तू डर मत। बी कहता है ए को, तू डर मत, मेरे पास में मेरा घर है और मेरा ऊपर का एक फ्लोर है, तो एक काम करते हैं, ये ना खाली है, तू एक काम कर, हम दोनों अपने फर्नीचर को लेकर के कहां शिफ्ट हो जाते हैं? बी के होम में, फर्स्ट फ्लोर पे। ए और बी कहते हैं कि चलो हम बी के घर में चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, वहां ऑफिस बनाएंगे। अब ये बी का होम नहीं रहा, ये ए एंड बी का ऑफिस बन गया। अब मजे हैं। अब एक दिन काम जब चल रहा था, बी कहता है ए से कि भैया देखो, मैंने इस बिल्डिंग को जो है वो किराए पे चढ़ाया हुआ था, और मेरे को 10,000 पर मंथ कहीं से रेंट आ रहा था, और हम भी अपने लैंडलॉर्ड को 10,000 रेंट पे कर रहे थे ना। तो ए कहता है हाँ। तो बी कहता है क्या ये सही नहीं है कि हम दोनों को मिल करके, मुझे ए बी एसोसिएट्स को मिल करके बी को क्या देना चाहिए? रेंट देना चाहिए। ए एंड बी का ऑफिस बन गया और रेंट पे किया गया 10,000 पर मंथ टू बी।
अब देखने में तो ये लग रहा है कि ना ये पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती तो पार्टनर की मर्जी चल सकती थी। यहां पे क्या है, ये जरूरत है, यहाँ पे एक कंपलसरी एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे ये एक कंपलसरी एक्सपेंडिचर है। तो हम क्या कहते हैं कि रेंट टू पार्टनर जो है वो भी कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा एज अ चार्ज, क्योंकि ये खामखा का खर्चा नहीं है, ये क्या है, ये जरूरत का खर्चा है, ये होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो इनकी पार्टनरशिप फॉर्म बनेगी कैसे, है ना जी। तो इसलिए हम इसको कहां लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेते। ये बात समझ में आई जी। यस सर। Yes, sir. ओके, अच्छा। हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर अगर ड्राइंग हो, किसी पार्टनर ने ड्राइंग कर रखा हो तो? हाँ हाँ हाँ, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आती है। मैं इसको भी लूंगा अभी सारे पॉइंट को धीरे 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 करते हुए पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके जहन में उतार दूंगा, धीरे धीरे उतारूंगा, लेकिन ठीक है। देखो जी, अब हमारे पास में क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। हमारे पास इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर पहले है क्या सर, लाइबिलिटी है। लोन क्या है, पहले इस चीज को समझो, लोन क्या है, एक तरीके की लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है सर, एक एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग रह जाता है, बकाया रह जाता है, अभी तक पे नहीं किया, तो वो क्या होता है सर, वो लाइबिलिटी बन जाता है। और फिर इस लाइबिलिटी को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, लोन के अमाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अब देखो हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे, लोन के अमाउंट में। तो अब इस टाइम पे हमारे पास में एंट्री क्या बन जाती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखो ये ट्रांसफर हो गई तो और लोन बढ़ गया ना, ठीक है जी, ओके। और जब जब हम पे कर देते हैं इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट को जब हम पे कर देते हैं तो वो कहां चला जाता है सर, P&L अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, मतलब ड्यू कर देते हैं, पे नहीं कर देते, पे वर्ड मेरे मुंह से निकल गया, ड्यू कर देते हैं। या फिर ड्यू भी मत लिखो आप इसको, इसको आप चार्ज लिखो, इसको हम चार्ज कर देते हैं, चार्ज टू P&L अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और रेंट टू पार्टनर की तो सिंपल ही एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट टू पार्टनर्स अकाउंट। यानी कि जो रेंट था हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत लिख देना, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। कर लिया जी? Yes, sir. अब सुनो जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान देना इसको कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। बोलना जरा, किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाया जा रहा है ये? पार्टनरशिप फॉर्म की या पार्टनर की? जल्दी बोलो। पार्टनर की। Partner की। अच्छा, कोई पार्टनर वाला भी था ना बीच में? किसी सर ये तो बोला ये पार्टनरशिप फॉर्म क्या है बेटा? हाँ सर। हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, हम पार्टनर नहीं पढ़ रहे केवल। तो पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है ये। ठीक है, अच्छा, हम ये जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये किससे रिलेटेड होता है? बोलो बोलो। पार्टनर से। पार्टनर से। रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस फॉर पार्टनर्स। ठीक है सर, ये भी लिख लिया हमने। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए पार्टनर की कैपिटल क्या होती है सर? पार्टनर की कैपिटल हमारे पास में लायबिलिटी की तरह काम करती है ना? इस चीज को दिमाग में रखना। और लायबिलिटी बढ़ती और घटती कब है? और डेबिट और क्रेडिट कैसे चलते हैं सर? जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, और जब लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट होगा। सिंपल, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से। अब देखो, पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे क्या आए थे? नेट प्रॉफिट आए थे। तो यहां पे क्रेडिट में ट्रांसफर होकर के आ गए, बाय पीएनएल अकाउंट हमने लिख दिया प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ठीक है जी, ओके। अब आप ना इसी तरीके से काम करना, इसी तरीके से काम करना जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे। थोड़ी देर के लिए ऐसा ही सोचना, कंफर्टेबल होने के लिए। पीएनएल अकाउंट के अंदर हम डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं सर? एक्सपेंडिचर्स लिखते हैं, या फिर खर्चे लिखते हैं, या फिर जो हमारा जा रहा होता है, या फिर हमारा दुख, हमारा लॉस हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। और क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं? जब कुछ आ रहा होता है, इनकम होती है ना, यही लिखते हैं ना पीएनएल। ऐसे ही करते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर भी ना थोड़ा सा ऐसे ही देखो, भावनाओं से जुड़ करके हम क्वेश्चन को करेंगे, भावनाओं से जुड़ करके हम इस अकाउंट को देखेंगे। अब सोचो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ही ले लेता हूं। इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पेनल्टी है, एक्सपेंस है सर। पेनल्टी है। एक्सपेंस नहीं है, इनकम है चाचा। मैंने बोला किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? पार्टनरशिप हाँ सर। फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सबसे पहली सोच इधर से सोचेंगे। ठीक है जी, सबसे पहली सोच क्या? हमें सोचना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है।
हाँ ये अकाउंट रिलेटेड है पार्टनर्स की ट्रांजैक्शन से, लेकिन सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? सोचना है पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हम फाइनल अकाउंट बनाते थे तो हम प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते थे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। तो अब बिजनेस ने किसका शेप ले लिया है? सोल प्रोपराइटरी कंसर्न से वो पार्टनरशिप बन गया है। तो अब हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है। यस सर, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक ऐसी पेनल्टी है, मान के चलना जब मैं ऐसे करूंगा ना तो मैं कहूंगा पार्टनरशिप फॉर्म। मैं कौन हूं? पार्टनरशिप फॉर्म। और तुम सारे क्या हो? पार्टनर्स हो। सर हम तो बहुत सारे हैं। ठीक है जी, 30 लोग बैठे हैं यहाँ पे। हाँ कोई बात नहीं, तुम सारे के सारे पार्टनर्स हो और मैं पार्टनरशिप फॉर्म हूं, तुम सारे मेरे अंदर। लेकिन सोचना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सोचो, मैंने तुमको सबको बोला, मैंने कहा किसी ने भी अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कैपिटल को निकाला ना तो मैं तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगा दूंगा। कौन बोल रहा है? पार्टनरशिप फॉर्म बोल रही है। किसको बोल रही है? पार्टनर्स को बोल रही है। मैं तुम्हारे ऊपर क्या लगा दूंगा? पेनल्टी लगा दूंगा। अच्छा जी ठीक है। फिर भी तुम में से कुछ लोगों ने क्या कर दिया? कुछ डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया कैपिटल का, पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया, मैंने उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी। ये पेनल्टी का पैसा मेरे पास आया होगा, आया होगा, इनकमिंग हुई होगी। और तुम्हारे पॉइंट से, चलो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचना ही नहीं है, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलो, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये आया होगा। आया होगा तो एक तरीके की क्या हो गई? इनकम। ठीक है जी। और इनकम कहां लिखी जाती है सर? क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है, ऐसे सोचो। ठीक है जी। मैंने यहां पे, मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या मैं लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ तो हाँ, ना कहोगे तो ना। हाँ सर बोलो, मेरे हिसाब से तो यस सर। लिख सकते हैं यस सर। सर। मेरे पास में पैसा आया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। मैंने बोला मेरे सारे पार्टनर निकम्मे थे, 3 पार्टनर थे एबीसी, सबने ड्राइंग्स की और सबके ऊपर मैंने इंटरेस्ट इकट्ठा किया। ठीक है ना? अच्छा अब देखो इस इंटरेस्ट के साथ में भी क्या होने वाला है, ध्यान से समझना मेरी बात। मान लो मैं तुम्हारे को ये कहता हूं, एज अ टीचर कभी कभी ऐसा होता है। मान लो मैं तुम्हें ये कहता हूं, क्या कहता हूं? मैंने कहा भैया बात सुनो, जो टेस्ट नहीं देगा ना या जो टेस्ट में फेल होगा वो 50 रुपए फाइन देगा। मान लो मेरी क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हुए हैं और 100 में से 10 बच्चे फेल हो गए टेस्ट के अंदर। 50 रुपए हर बंदे से ले लिए मैंने, 500 रुपए इकट्ठे हो गए। अब क्या करूं मैं? 500 रुपए ले करके अपनी जेब में डाल दूं? नहीं सर, ऐसे नहीं कर सकता। बच्चों को दंडित किया गया है। फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा यार एक काम करता हूं, इस 500 रुपए से ना पेन खरीद लिए, बहुत सारे 100 पेन खरीद लिए और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब जो 10 बच्चे जिन्होंने पैसे दिए थे वो क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि यार हमने तो पैसे दिए और हमारे पैसों से हमें स्टेशनरी मिल गई। और जो बाकी 90% है वो क्या सोच रहे हैं? कहते हैं यार सोचने वाली बात है, हमने तो कोई पैसे दिए भी नहीं फिर भी हमारे को स्टेशनरी मिल गई, हमारे को पेन मिल गया। तो उनके लिए ज्यादा खुशी है ना? तो ऐसे ही मान लो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया गया है 3 पार्टनर से और वहां पे पार्टनर थे 5, तो ये एट द एंड ऑफ डे किसके पास जाने वाला है? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तेरा तुझको अर्पण किसके पास जाएगा? ये फाइनली जाएगा सर पार्टनर्स के पास ही। लेकिन जो अमाउंट पहुंच गया, जिन्होंने ड्राइंग्स की थी उनको तो उनका पैसा वापस मिल गया, लेकिन उनका पैसा उनके पास भी चला गया जिन्होंने ड्राइंग्स नहीं की थी, बाकी 2 पार्टनर्स। तो कुछ इस तरीके से हिसाब चलता है। अच्छा खैर, अब मान लो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मेरे पास में 5 लाख रुपए की प्रॉफिट्स थे और ए बी सी तीनों से मैंने इकट्ठा कर लिया था 1 लाख रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से। टोटल मेरे पास कितना हो गया? 6 लाख हो गया। 6 लाख में से अब हम लोगों ने क्या बोला? हमने बोला कि सर
ये 6 लाख का ना सारा का सारा अमाउंट हम पार्टनर्स को नहीं दे देते, हम कहाँ डाल देंगे, जनरल रिजर्व में डाल देंगे। कितना डाल देंगे सर? 50,000 रुपए डाल देंगे। 50,000 रुपए का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है? खर्च कर रही है, खर्च कर रही है या फिर ट्रांसफर कर रही है। कहां ट्रांसफर कर रही है? जनरल रिजर्व में, एक गुल्लक के अंदर डाल रही है। तो इसका मतलब उसने बंटवारे से पहले कुछ बंटवारा कर दिया किसी अलग गुल्लक में। हाँ सर। सर ये जनरल रिजर्व को हम P&L अकाउंट में क्यों नहीं ले सकते? ये तो पार्टनर नहीं है। लेकिन सोच करके देखो ये किसके लिए है जनरल रिजर्व? फ्यूचर के पार्टनर्स के लिए है। यानी कि फ्यूचर में अगर कोई जरूरत पड़ा तो पार्टनर इसको यूज कर सकते हैं। इस जनरल रिजर्व को कौन यूज कर सकता है सर? पार्टनर यूज कर सकते हैं। तो ये पार्टनर का अधिकार है और पार्टनर के पास ही पड़ा हुआ है फ्यूचर के। ठीक है सर। तो जनरल रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया, हमारा बैलेंस हो गया कम। 6 लाख में से अब कितना रह गया? डेबिट साइड पे लिख दिया ना, यानी कि पैसा कम हो गया। 6 लाख में से अब कितना रह गया सर? सिर्फ 5,50,000 रुपए ही रह गए। चलो ठीक है जी, ओके। अब मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेरे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि ए, बी और सी साल में, पूरे साल में तीनों जो है वो सैलरी लेंगे। बोलो सर, सैलरी लेंगे। ये सैलरी को मुझे कहां लिखना चाहिए? बोलो। सर डेबिट साइड। डेबिट में आएगा। पार्टनर की सैलरी को डेबिट साइड पे, मतलब आप ये कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखूं, तो ये तो नहीं कहता कि सर P&L अकाउंट में लिख दो, क्योंकि हमने सैलरी तो वहां पड़ी हुई है। ध्यान से सुन लो मेरी बात। सैलरी टू क्लर्क होगी, सैलरी टू स्टाफ होगी, वो कहां जाएगी सर? P&L अकाउंट में जाएगी। और अगर सैलरी टू पार्टनर होगी तो वो P&L अकाउंट में। टू सैलरी ए को, बी को और सी को कितनी दे दूं सर? सर 50,000 रुपए दे दो। मैंने डेबिट साइड पे लिख दी, मेरा प्रॉफिट और कम हो गया 1.5 लाख रुपए। यानी कि 6 में से अभी तक कितना बंटवारा हो चुका है? अभी तक 2 लाख तो बढ़ चुका है। कितना रह गया सर? 4 रह गया। अभी और पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन जो भी होगा पार्टनर से रिलेटेड ही होगा। ठीक है सर। अब मुझे देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी पार्टनर्स को देना है मैंने। ए, बी, सी, मान लो ये दे दिया 20,000, 20,000 और 20,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलता है सर? कैपिटल पे मिलता है। और अगर ये सबके सेम है तो इसका मतलब क्या है? सबकी कैपिटल भी एक जैसी ही होगी। ये पूरे साल का है, सबकी कैपिटल एक जैसी होगी, तो हमने उसको 20-20 हजार रुपए बांट दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो क्या मैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता था? जल्दी बताओ। नो सर। नो सर। क्या ये सैलरी दे सकता था? नो नो सर। सर। क्या ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकता था? नो नो सर। सर। अच्छा मेरे को अपने पूरे के पूरे प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं उस केस में? इक्वली। हाँ जी, इक्वल। हाँ इक्वल। इसका मतलब तुम लोग घर पे सो नहीं रहे हो, पढ़ ही रहे हो। अच्छा जी, ठीक है। तो 60,000 रुपए फिर कम हो गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। अब ना एक बात आई कि कमीशन देना है हमें। किसी पार्टनर ने अच्छा काम किया या फिर सब पार्टनर ने बोल रखा है कि सारे ना पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि सर कमीशन दी जा सकती है। तो जैसे सैलरी दी जा सकती है ऐसे कमीशन दी जा सकती है। मान लो ए, बी और सी को कमीशन दी गई 5-5 हजार रुपए। दिवाली पे जाओ मिठाई ले जाओ बच्चों के लिए, कमीशन या बोनस कुछ भी कह लो, ठीक है। कितना? 15,000 रुपए। फिर ये कम होगी हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा अब और कुछ नहीं रहा, इसके अलावा जनरली और कुछ नहीं होता।
कमीशन या बोनस लिख सकते हैं, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, रेमुनरेशन भी लिख सकते हैं, सैलरी को रेमुनरेशन भी लिखा हुआ होता है, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। ये सारी चीजें थी। अब जो बच गया है उसको क्या कर दें, रोड पे फेंक दें क्या? नहीं सर, ये भी ABC को ही जाएगा, लेकिन एज अ प्रॉफिट। अभी क्या था, किस नाम से जा रहा था? सैलरी के नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, कमीशन या बोनस के नाम से। अब जाएगा प्रॉफिट शेयर के नाम से। ठीक है जी, तो यहां क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल A, B और C की कैपिटल में। चलो सर कर देते हैं। कितना रह गया हमारे पास में, देखना जरा। 50 और 1.5 लाख, 2 और 75 कितने होते हैं? 2,75,000। 6 लाख में से 2,75,000 गए तो कितने बचे, जल्दी बता दो। 3,25,000। 3,25,000 बचते हमारे पास में। अब 3,25,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मान लो। बोलो, चलो मत करो। हम ये कहते हैं कि 3,25 में से बचे हुए अमाउंट में से जो इनका शेयर है वो कैसे है। मान लो इसको मिलेगा 1.5 लाख, इसको मिलेगा 1.5 लाख और इसको मिलेगा 25,000। ठीक है जी, C सबसे करीब आदमी था बेचारा। कोई बात नहीं, जो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाई होगी ना, उसी हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1.5 लाख, 1.5 लाख और 25,000, तो 3,25 ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब खत्म हो गया ये अकाउंट। ये क्या है, हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, रिलेटेड टू पार्टनर्स, रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन विद पार्टनर्स। ठीक है जी, समझ में आया? यस सर, क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल समझेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। यस सर। सर हाँ जी, कुछ पूछ रहा है कोई? सर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी इनकम हो जिसमें ये पार्टनर्स रिलेट ना हो तो वो P&L अकाउंट में जाएगा? जी जनाब, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मान लो कोई भी इनकम आ रही है, जैसे बैड डेट रिकवर हो गए, जैसे हमारे पास में डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स हो गया, तो वो अगर ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड नहीं है वो कहां जाएगी? वो सर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगी, क्रेडिट साइड पे, जैसे फाइनल अकाउंट में करते हैं। ओके सर। बस वो पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट तो है ही है, फाइनल अकाउंट के अंदर अंदर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बन जाता है, अगर वो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं होती, पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।